नमस्कार, मैं शंभुनाथ शुक्ला आप सबका हमारे इस YouTube चैनल झाड़े रहो कलेक्टरगंज में स्वागत है। आज का विषय है राम मंदिर। मित्रों, आपको लगता होगा कि राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा हुए तो बहुत लंबा समय बीत चुका है, कोई महीना भर होने को आ रहा है, 3 हफ्ते तो गुजर ही चुके हैं। आज मैं इस विषय को क्यों ले रहा हूं? राम मंदिर की बात जब हम कर रहे हैं तो सिर्फ राम मंदिर नहीं, राम मंदिर के साथ शुरू हुई राजनीति भी। हमारे बहुत सारे मित्र मानते हैं कि मोदी को अथाह जो शक्ति मिली है, जिसके बूते वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, ये राम मंदिर का असर है। और ये मानने वाले पॉलिटिकल लोग तो हैं ही, जो राजनीतिक तबसरा लिखते हैं वो भी कह रहे हैं। इवन मुझे रवीश कुमार ने भी कहा, रवीश कुमार जो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि यह राम मंदिर का असर है, तभी मोदी कह सकते हैं कि 400 पार। तब मैंने उनको कहा था कि नहीं, राम मंदिर का असर नहीं है। राम मंदिर को लेकर के रामलला की जो प्रतिष्ठा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसका भी कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, वोट में नहीं कन्वर्ट होने वाला। बोले नहीं, इतनी भीड़ जा रही है, इतनी भीड़ जुट रही है। हमने कहा नहीं, तब भी वोट में नहीं कन्वर्ट हो रहा। अगर ये भ्रम हो किसी को कि राम मंदिर के चलते वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्राण प्रतिष्ठा में इतनी भीड़ जुटी है वोट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बात सही नहीं है। अगर राम मंदिर को लेकर के इतना ही लोगों में उत्साह होता तो क्यों दिखाया जा रहा है कि गली गली में अक्षय कुमार डांस कर रहे हैं या दोबारा आए अमिताभ बच्चन, ये सब क्यों? हम सेलिब्रिटीज के सहारे राम मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं? हम क्यों आस्था में सेलिब्रिटीज को जोड़ रहे हैं? फिर सेलिब्रिटीज से ही वोट ले लो, ऐसा तो है नहीं। राम अगर हमारी आस्था के प्रतीक है तो हम अपने उत्साह से जाएंगे, और पहले भी जाते थे। इसमें जो लोग ये सोच रहे हो कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कारण इतना सब हो रहा है, मुझे तो ये भ्रम लगता है। मैं मान के चलता हूं कि रामलला का कारण जो भी हो, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जो भीड़ आई, जो लोगों में उत्साह आया, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। सिर्फ मिडिल क्लास के कुछ लोगों में तो हो सकता है कि मोदी जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की है, इसलिए हम इनको वोट देंगे। बाकी पूरे देश की जनता, जिसमें बहुत से लोग शरीक हैं, जिसमें वो लोग शरीक हैं जिनको हम मुख्य धारा में नहीं मानते। लोग सोचते हैं अरे ये तो गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं, इनको क्या पता। नहीं, वो भी अगर आ रहे हैं तो कुछ बात तो है। वो भी कहीं ना कहीं तो लगता है कि सिर्फ रामलला के कारण नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजें और भी हैं। यही कारण है कि मोदी जी ने जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, ठीक उसके अगले रोज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। अब ये एकदम विचित्र लगता है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा क्यों अगले दिन की गई? इसके पहले भी हो सकती थी, क्योंकि भारत रत्न तो की घोषणा तो एक पूरा पैनल बैठता है, तो पहले घोषणा की जा सकती थी। 23 जनवरी को की गई, 24 जनवरी को उनको जन्मशती हो रही थी, यानी पूरे 100 साल उनके जन्म के पूरे हो रहे थे। 24 जनवरी 1924 को पैदा हुए थे और 23 जनवरी को उन्होंने घोषणा की। इसलिए की ताकि बिहार में जो पिछड़ा वर्ग है वो उनके साथ जुड़े। इसके बाद तो उनको लगा कि अब कुछ हमारा वोट बैंक बढ़ा, लेकिन फिर भी इतना नहीं बढ़ा कि उन्हें लगे कि अब हम बिल्कुल विशाल बहुमत के साथ आ सकते हैं। इससे नीतीश कुमार वाला प्रकरण हुआ। आप सब लोग पता है, नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ या इंडिया अलायंस के साथ जुड़ते हैं, कभी एनडीए अलायंस के साथ आ गए हैं। इतनी बार नीतीश कुमार ने पाला बदला है कि उनको देख के लगता है ये दल बदलू है। और अब भी 12 तारीख को उनका जब
फ्लोर टेस्ट होगा तो भी लोगों को डाउट है कि नीतीश कुमार अपनी बहुमत साबित कर पाएंगे या कोई ना कोई उनको गच्चा दे जाएगा। क्या उनके लोग गच्चा दे जाएंगे? खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि सिर्फ रामलला के बूते ही भाजपा को 400 पार नहीं होने वाले। उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया। 3 जनवरी को घोषणा की गई कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी को देने के पीछे यह भी वजह है कि मोदी जी को मैसेज जो जा रहा था कि बीजेपी के अंदर जो लालकृष्ण आडवाणी समर्थक हैं वो छिटक गए हैं, तो वो भी न छिटके, वो भी हमारे साथ जुड़े, इससे लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया। 9 फरवरी को अचानक 3 और लोगों को भारत रत्न दिया गया। उनमें चौधरी चरण सिंह को इसलिए भी दिया गया कि हम ताकि वोट ला सकें। जो वेस्टर्न यूपी में जाट बिफरे हुए हैं, जाटों का भी एक अलग, कम से कम कुछ सीटों पर जाट असर करते हैं। वेस्टर्न यूपी के मेरठ मंडल में कुछ सीटें पर जाटों का असर है। इसके अलावा मुरादाबाद और कांठ इलाका है, कांठ में असर करते हैं। तो कुछ सीटों पर जाटों का असर है, इसलिए चौधरी चरण सिंह को दिया गया। इसका लाभ यह हुआ कि आरएलडी जो अभी तक सपा में थी, इंडिया अलायंस में थी, सपा का मतलब इंडिया अलायंस, जब हम सपा, आरजेडी, इन सब बातों की, इन सब पार्टियों की बात करते हैं तो इंडिया अलायंस को ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कांग्रेस भी है। तो जो अभी तक सपा के साथ अलायंस करके इंडिया अलायंस में माने जाने चाहिए, वो भी टूट करके अब उन्होंने कहा है कि मैं किस मुंह से मोदी जी का विरोध करूं कि आखिर मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न दिया है चौधरी चरण सिंह को, जो कि उनके दादा थे। इसके साथ पीवी नरसिंह राव को दिया गया। पीवी नरसिंह राव आंध्र के रहने वाले थे। आंध्र में वो कई भूमिकाओं में रहे, मंत्री रहे आंध्र में कई बार, आंध्र के चीफ मिनिस्टर भी रहे और फिर भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। उनके साथ दिक्कत थी कांग्रेस का एक तबका, खासतौर पर जो कांग्रेस को ही परिवार मानता है। कांग्रेस का एक परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही कांग्रेस का धुरी मानता है। वो ये धुरी जो है, यानी कांग्रेस के ये जो लोग हैं जिनको हम नेहरू इंदिरा गांधी परिवार कहते हैं, जो क्रमशः एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में चले आ रहे हैं, ये नरसिंह राव को पसंद नहीं करते थे। आपको मालूम होगा नरसिंह राव की जब मृत्यु हुई तो उनकी डेड बॉडी को भी सोनिया गांधी ने 24 अकबर रोड, जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां पर नहीं लाने दिया था। यानी इतना घोर अपमान किया गया था नरसिंह राव का। लेकिन नरसिंह राव को प्रधानमंत्री बनाने में भी सोनिया गांधी की भूमिका थी। सोनिया गांधी ने ही नरसिंह राव को प्रधानमंत्री बनाया भी था, क्योंकि जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई 1991 में और कांग्रेस को लोकसभा में 232 सीटें मिली, यानी सबसे बड़ी पार्टी थी, उतनी सीटें किसी को नहीं मिली। तब तक कोई और अलायंस था भी नहीं, तब अलायंस की राजनीति भी नहीं चलती थी। तो प्रधानमंत्री कौन बने या सरकार कौन बनाए, इसके लिए बीजेपी का नाम ही कांग्रेस का नाम आगे आ रहा था कि कांग्रेस के पास सीटें सबसे ज्यादा थी। तब यह तय हुआ कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। यह कहा जाता है कि सोनिया गांधी के पास माखनलाल फोतेदार ने एक प्रस्ताव रखा था कि शंकर दयाल शर्मा का, लेकिन शंकर दयाल शर्मा ने खुद मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र हो चुकी है, अब वो प्रधानमंत्री जैसा काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा नरसिंह राव को बना दो। मजे के बाद नरसिंह राव को लोकसभा का टिकट भी राजीव गांधी ने दिया था। वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के दिल्ली से वापस जा रहे थे आंध्र, जो उनका जन्म स्थान है हैदराबाद के निकट करीमनगर, वो अब तेलंगाना में है, लेकिन तब वो आंध्र में था। तो आंध्र वापस जाने वाले थे, अचानक उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो उनमें चैतन्य हो गए, जाहिर है कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो चैतन्य हो गया, और ये माना गया कि दक्षिण भारत से पहली बार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना। तो ये है कि कांग्रेस के अंदर से जो सोनिया, प्रियंका, राहुल परिवार, यानी जो परिवार जिसे कहता है कांग्रेस का गांधी नेहरू गांधी परिवार, जिनके कारण परिवारवाद जैसा जुमला चला, उस परिवार से बाहर का होगा उसको बीजेपी सम्मानित करेगी। तो
उसको उसके कारण कांग्रेस के अंदर भी एक जो असंतुष्ट वर्ग होगा वो भी हमारे साथ जुड़ेगा। इसे नरसिंह राव को दिया गया। तीसरा, इसके बाद उसी 9 फरवरी को तीसरा भारत रत्न दिया गया एमएस स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक बताए जाते हैं, क्योंकि देश में जो हरित क्रांति हुई, देश में जो खुशहाली आई, वो एमएस स्वामीनाथन के कारण हुई। तो इन 3 लोगों को भी दिया गया। अभी भी बीजेपी मुतमईन नहीं है कि उसे 400 सीटें वो पा जाएगी। भले ये कहा जाए कि मोदी जी ने, लोग जब राष्ट्रपति जो अंतरिम बजट आया, इसके बाद जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उसके पहले जो हुआ उस इस बजट सत्र में, उसका धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मोदी जी ने भयंकर हमला किया कांग्रेस पे। सिर्फ कांग्रेस पे किया और किसी पार्टी पे नहीं किया। और ये कहा है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में भी राजनाथ और अमित शाह के पुत्र राजनीति में हैं, लेकिन ये परिवार नहीं है। परिवार का मतलब होता है राजनीति, उस पार्टी की धुरी बन जाना। यानी उस परिवार, अगर कोई पार्टी के नेता, बड़े से बड़ा नेता भी किसी परिवार के चक्कर काटता है, यानी अगर उसे टिकट चाहिए, कोई फैसला करना है तो परिवार से अनुमति लेता है, तो वो परिवार है इंदिरा गांधी का परिवार, जिसे नेहरू परिवार भी कह सकते हैं, सोनिया गांधी और राहुल और प्रियंका। छोटी छोटी बातों के लिए उनसे पूछा जाता है। भले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन हर एक को पता है कि अगर कांग्रेस खुदा न खास्ता इंडिया अलायंस की सरकार बने तो राहुल गांधी ही पीएम होंगे, खड़गे जी नहीं, चाहे चेहरा उनका दिखाया जाए चाहे ना दिखाया जाए। इसलिए पूरी और इंडिया, राहुल गांधी अब थोड़े एक्टिव हुए हैं, बहुत सारी शक्तियां भी उनके साथ जुड़ी हैं। खासतौर पे भारत यात्रा के जो तरीके उन्होंने निकाले, पहली भारत यात्रा जो उन्होंने सितंबर 2022 से शुरू की थी और मार्च तक चली है, उसमें उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और जो इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो कर रहे हैं, वो मणिपुर से लगा करके वो मुंबई तक जाएंगे। तो ये जो न्याय, उत्तर से दक्षिण से सुदूर उत्तर और पूरब से पश्चिम तक, ये उनकी यात्राएं, इनका एक असर पड़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि गांधी परिवार पर, यानी सोनिया गांधी परिवार पर हमले किए जाएं और इसको उनको एकदम परिवार बता दिया जाए कि पार्टी नहीं, एक परिवार की ही पार्टी है। इसमें निश्चित तौर पर मोदी सफल रहे, उसमें भी उनको फायदा हुआ। तो फिर जब आप ये बताइए, मुझे ये बताया जाए, कोई भी ये सामान्य व्यक्ति समझ सकता है कि अगर राम मंदिर से ही वोट पड़ने थे, राम मंदिर से ही हमें पूरा बहुमत मिल जाना था, तो फिर क्या वजह है कि ये भारत रत्न के टुटके किए जाएं और इस तरह से परिवार को लेकर के हमला किया जाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे अवांछित हमले किए जाएं? ये संकेत करता है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर का उतना औरा नहीं है। अब लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि साहब राम मंदिर में देखिए कितनी भीड़ जुटती है, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारी भीड़ जुटी। मानते हैं कि राम मंदिर में भीड़ जुटी, लेकिन राम मंदिर को भीड़ जुटने वाले या अयोध्या में जाने वाले लोग भूल जाते हैं कि इस देश में मंदिर से ज्यादा जाने की प्रथा जो है वो नहान की है। नहान मत मीन्स नदियों में स्नान की, हर पर्व में, यानी हर पर्व महीने में हिंदुओं में, जो भी हिंदू का आशय, यहाँ बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, सब उसमें आ जाएंगे। मैं सिर्फ किसी एक सनातनियों या वैदिक हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। हर तरह के हिंदू जो हैं, हिंदू आस्था को मानने वाले, वो आमतौर पर नदियों में स्नान करते हैं। यहाँ तक कि सिखों में भी बैसाखी के दिन, यानी बैसाख की जो बैसाखी पड़ती है 14 अप्रैल को, उस दिन गंगा नहाने या जो भी नदी हो उसमें नहाने की परंपरा है, लोग नहाते हैं जा करके। तो इस तरह के वैदिक हिंदुओं में ये परंपरा ज़्यादा है और वो जा करके स्नान करते हैं। अब जैसे एकादशी में स्नान कर लेंगे, हर पूर्णिमा में हम नहाने की एक तरह से कहना चाहिए कि परंपरा है। हर अमावस्या में, अभी जैसे मौनी अमावस्या यानी जो माघ महीना चल रहा है, इसकी जो अमावस्या थी 9 फरवरी को, उस दिन भी अयोध्या में भी बहुत सी भीड़ जुटी। तो हर
नहान पे महीने में 3-4 तो नहान हो ही जाते हैं। एकादशी है, 2 एकादशी पड़ जाएंगी, एक अमावस्या हो गई, एक पूर्णिमा हो गई, यानी एक महीने में 4 स्नान तो पड़ेंगे। इसके अलावा कोई तीज त्योहार आ गया, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ा, तब भी नहाने का एक मान्यता है कि गंगा स्नान किया जाएगा। तो ये नहान के कारण भीड़ जुटती है, स्नान पर्व के कारण। दूसरे, अयोध्या में ही हनुमानगढ़ी का मंदिर है, वहां भी सैकड़ों वर्षों से लोग आ रहे हैं। आप कभी भी, अगर ये राम मंदिर नहीं था या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती थी, तब भी मंगलवार शनिवार को भीड़ जुटती थी, हर नहान पे भीड़ जुटती थी। लेकिन वो बीजेपी के वोटर हो, ये कहना गलत है। इसे जो ये मान के चल रहे हैं कि वोट सिर्फ रामलला के कारण आया और भाजपा रामलला के बूते नहीं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कारण 400 पार कर जाएगी और इसे बीजेपी ने बड़े महोत्सव के तौर पे बनाया था, ये एक भ्रम है। हम हिंदू हैं, जरूरी नहीं कि हम हिंदू जो हैं वो बीजेपी के ही वोटर हों, कई सभी के वोटर हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखना चाहिए और तब तय करना चाहिए। इससे मुझे नहीं लगता कि सिर्फ राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से बीजेपी 400 पार करने वाली है। इससे नहीं होगा। कोई भी आदमी ये नहीं मान चल रहा कि इससे हम मोदी जी को भारी सीटें दे देंगे। इसीलिए ये जान के मोदी जी भी घबराए हुए हैं और वो हर तरह के टुटके कर रहे हैं कि अगर 4 वोट आरएलडी से, हमें 4 सीटें मिलती हैं आरएलडी से समझौता करके, तो उनसे भी समझौता कर लेंगे। अगर हमें ओम प्रकाश राजभर से समझौता करके मिलती हैं तो उनसे भी कर लेंगे। और हुआ क्या, 9 तारीख को चौधरी चरण सिंह के नाम की घोषणा हुई और देखिए दिल्ली में अब तो किसान आ रहे हैं, धरना देने आ रहे हैं। नहीं, जो किसान आंदोलन चला था जिसके कारण प्रधानमंत्री को 1 साल तक धरना चला था, माफी मांगनी पड़ी थी, लोगों को कितनी असुविधा हुई थी, वो फिर किसान दिल्ली आ रहे हैं, फिर असुविधा होगी। तो फिर फायदा क्या हुआ? अभी बहुत सारे टोटके करने पड़ेंगे और असली टोटका ये है कि प्रधानमंत्री यदि बेरोजगारी, यदि दूसरी समस्याओं को लेकर के इतने ही चिंतित होते, बेरोजगारी दूर करते, देश में महंगाई को रोकते, तो शायद ज़्यादा लोग बीजेपी के साथ जुटते। लेकिन इससे मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी 2024 में ध्वस्त हो रही, 2024 में ध्वस्त नहीं हो रही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो लोग ये मान चल रहे हो कि राम मंदिर का ही कमाल है, वो जरूर भ्रम में है। तो मित्रों, आज का मैं अपना ये एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ और मैं जो ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको देखिए भी। मैं पाता हूँ कि जब मैं थोड़ा सा प्रेरित करता हूँ तभी लोग आते हैं। तो आप लोग अगर इसे लाइक करें, इसे पसंद करें, इसके सब्सक्राइब करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।